कैसे हो बच्चों। बच्चों यहाँ पर हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 1 चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड पार्ट 4। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। यहाँ पर बच्चों पिछले वीडियो में आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अध्ययन किया, हमने इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में भी डिस्कस किया और पिछले ही वीडियो में कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है वो भी समझा। पिछला वीडियो बड़ा हो गया था, इस कारण से ये दो तरह के जो फोर्सेस हैं उसको हमने वहाँ पर डिस्कस नहीं किया, उसे हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स को डिस्कस करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। तो अभी तक हमने सबसे पहले जो बेसिक नेचुरल फोर्सेस थे उसमें ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स को देखा, उसके बाद इलेक्ट्रिकल फोर्स को देखा। अब हम देखने जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखो बच्चों, कई लोग ये सोचते हैं, कई बच्चे ये सोचते हैं कि जो भी न्यूक्लियन से रिलेटेड फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखो बच्चों, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर फोर्स जो स्ट्रॉन्ग है ऐसे ऐसे नहीं बोलना है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक पूरा के पूरा नामकरण किया हुआ एक फोर्स का, ठीक है। अच्छा, अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? देखो बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि हेल्ड करता है या होल्ड करता है। किसको होल्ड करता है? वो होल्ड करता है प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को। प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को आपस में बांध के रखना, आपस में होल्ड करके रखना। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जो होल्ड करके रखता है वो फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ पाया जाता है? तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एटम के इनसाइड जो न्यूक्लियस होता है इस न्यूक्लियस में पाया जाता है। ओके, सपोज मैं यहाँ पर एक एटम बना रहा हूँ। इस एटम में सपोज 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो फोर्स पाया जाएगा एटम के अंदर रहे हुए न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन 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 के बीच जो लगने वाला फोर्स है, इनको आपस में बांध के रखने वाला फोर्स है, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। देखो बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन एग्जिस्ट करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का एक कंबाइंडली हम नाम लिखे लेते हैं। इन दोनों को मिला मुलू करके नाम लिख दिया हमने न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब है न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले सदस्य। तो न्यूक्लियॉन्स के बीच जो इंटरेक्शन फोर्स है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब देखो, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या काम करता है? मान लो कि प्रोटॉन प्रोटॉन है यहाँ पर। अब प्रोटॉन प्रोटॉन तो सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस होने के कारण एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, और रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। एक दूसरे से दूर जाएंगे तो न्यूक्लियस को तोड़ के रख देंगे, न्यूक्लियस तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मतलब न्यूक्लियॉन्स के बीच में एक ऐसा फोर्स लगता है, उसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर देता है और ये न्यूक्लियॉन्स आपस में बंध के रहते हैं, ठीक है ना। ओके, तो डेफिनेशन लिखो। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज दैट फोर्स विच हेल्ड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड अ न्यूक्लियस। चलिए, अब हम क्या करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं।
अभी बादल गरज रहे हैं और हमारे घर के समीप एक बहुत बड़ा खुला मैदान जंगल टाइप का जगह है। वहाँ पर जो मोर हैं वो चिल्ला रहे हैं, बहुत मधुर आवाज़ अभी हल्की हल्की आपको आ रही होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के क्या लक्षण है। देखो बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सदैव अट्रैक्टिव टाइप का ही होता है, रिपल्सिव टाइप का नहीं होता। केवल और केवल अट्रैक्टिव टाइप का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना, वो शॉर्ट रेंज फोर्स है। और कितनी शॉर्ट रेंज, ऐसा समझो लगभग अबाउट 10⁻⁻15 मीटर, मतलब साइज ऑफ न्यूक्लियस। इतना छोटा, इतने छोटे रेंज में ये फोर्स काम करता है। अगर कोई न्यूक्लियन, मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे से इस रेंज से ज़्यादा सेपरेशन पर है, तो एक दूसरे के ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नाम के फोर्स को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऐसा समझो बच्चों कि मान लो एक सपोज मैं एक आपको न्यूक्लियस बनाता हूं। देखो ये एटम नहीं बना रहा हूं मैं, एटम का न्यूक्लियस बनाता हूं। अब यहां पर प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन रखे हुए हैं। देखो बेटा, ये जो प्रोटॉन है ना, अपने बिल्कुल नियर बाय न्यूट्रॉन के ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नाम का फोर्स लगा सकता है, लेकिन ये इतना शॉर्ट रेंज फोर्स होता है कि ये प्रोटॉन अपने नियर बाय नाइबर न्यूट्रॉन के नाइबर जो भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उस पर फोर्स नहीं लगा पाएगा। आप सोच सकते हो कितना शॉर्ट रेंज फोर्स है। ये न्यूट्रॉन इस प्रोटॉन के ऊपर तो फोर्स लगा देगा, लेकिन इस प्रोटॉन के बाजू में रखा हुआ ये जो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर ये न्यूट्रॉन फोर्स नहीं अप्लाई कर पाएगा। सोचो, जस्ट जो नाइबर है उसी के ऊपर एक न्यूक्लियन दूसरे न्यूक्लियन के ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई कर पाता है। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी, अगले लक्षण को नोट करो। जो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 100 गुना ज़्यादा 100 टाइम्स मोर होता है किसके, इलेक्ट्रिकल फोर्स के मुकाबले। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 100 टाइम्स ज़्यादा होता है। एक और ख़ास बात यह है, आपने पिछले वीडियो में सेंट्रल फोर्स देखा था कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन पे काम करता है। यहाँ पर जो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना, ये नॉन सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। अच्छा, ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना, ये डोंट ओबे, किसको ओबे नहीं करता, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करता, डोंट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, उसके लिए पिछला वीडियो देखो। जो इस वीडियो में नए जुड़े हैं उनके लिए कह रहा हूं। और बच्चों, आपने तो मेरे जो नोट्स हैं उसको आपने निकाल के रखा होगा, तो यहाँ पर पेज नंबर 11 में आपको, पेज नंबर 11 में आपको देखते रहना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सब कुछ लिखा हुआ है और समझते जाइए। इसके बाद में अगला जो लक्षण है वो ये है कि देखो, मैं यहाँ पर एक न्यूक्लियन बनाता हूँ, मतलब ये प्रोटॉन हो सकता है या न्यूट्रॉन, है ना। न्यूक्लियन क्या होता है, न्यूक्लियस में रहने वाले सदस्य, मेंबर ऑफ न्यूक्लियस। इट कैन बी प्रोटॉन, इट कैन बी न्यूट्रॉन। मैंने एक न्यूक्लियन बनाया, दूसरा न्यूक्लियन एक और बना दिया, स्पेलिंग खुद देख लेना। अब ये दोनों न्यूक्लियन एक दूसरे के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नाम का अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करते हैं। तो यहां पर जो बेटा ये फोर्स, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो अप्लाई किया है ना, उस फोर्स का कैरियर होता है, उसको कहते हैं फोर्स कैरियर। ये फोर्स कैरियर कौन होता है, तो ये फोर्स कैरियर
मेसोन्स होते हैं। आपके सिलेबस में मेसोन्स के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। आप लोग बड़े हो जाना, जिनको जिज्ञासा है ये जानने की कि मेसोन क्या होता है, बस इतना समझ लो कि देखो ये जो दो न्यूक्लियन है ना, इसको सोच लो कि ये दो कुत्ते हैं और ये जो फोर्स कैरियर है ना, ये मेसोन मतलब कि रोटी है। अब होता क्या है कि ये कुत्ता इस रोटी को होल्ड करता है अपने मुंह में, और उसके बाद में ये कुत्ता इसी रोटी को अपने मुंह में जब पकड़ता है तो ये कुत्ता अपने मुंह से उस रोटी को छोड़ देता है, और उसके बाद उसी रोटी को जब ये कुत्ता पकड़ता है तो ये कुत्ता उस रोटी को छोड़ देता है। मतलब जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह की है कि अगर इस कुत्ते ने रोटी को पकड़ा, ठीक है, ये रोटी कौन है, मेसोन्स हैं, और ये कुत्ता कौन है, ये दो कुत्ते कौन हैं, तो ये न्यूक्लियॉन्स हैं। ठीक है, ओके। जब दूसरा कुत्ता इस रोटी को इस तरीके से होल्ड करेगा तब ये पहला कुत्ता रोटी को छोड़ देगा, और जब पहला कुत्ता रोटी को पकड़ेगा तो दूसरा कुत्ता रोटी को छोड़ देगा। अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत बहुत स्पीड से चल रही होती है, बहुत स्पीड से, इतनी स्पीड से चल रही होती है कि ये दोनों कुत्ते इस रोटी से आपस में होल्ड हो जाते हैं, बंध जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहां पर जो ये रोटी है इसको बोलते हैं फोर्स कैरियर, दोनों कुत्तों को बांध के रखने वाला एक फोर्स। ठीक है, इस तरह की घटना हो रही होती है, लेकिन आपको ये सब जानकारी का कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बस केवल इतना ही ध्यान रखना कि दो न्यूक्लियन के बीच जो फोर्स कैरियर होता है वो मेसोन होता है। ठीक है, मेसोन्स होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद में हम नेक्स्ट जो बेसिक फोर्स है नेचर का उसको पढ़ते हैं, वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स किसके किसके बीच में पाया जाता है? तो बच्चों ध्यान से सुनना, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज होते हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, वो कंटिन्यूसली एक्टिविटी करते रहते हैं। मतलब वो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल वो एग्जिट करते रहते हैं। तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ने वाले हो 12th में, और शायद आप वो दूसरे सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री में शायद आप 11th में ही पढ़ लेते हो, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है इसके बारे में। ओके, 12th में आप पढ़ने वाले हो डिटेल में रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो बच्चों, रेडियो एक्टिविटी जब होती है तो कुछ एलिमेंट्री डिस्क्रीट पार्टिकल्स वो एमिट आउट होते हैं, है ना। तो सपोज मान लो कि एक हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो एक्टिविटी के समय निकल के आ रहे हैं। तो ये जो पार्टिकल्स जो एक्टिविटी के समय निकल के आ रहे हैं ना, इन पार्टिकल्स में आपस में जो फोर्स लगता है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स सबसे वीक है ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक है, इसका नाम रख दिया है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये नाम ही है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और ये वीक न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से तो स्ट्रांग है। ठीक है, अच्छा, वो मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा। तो देखो, वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? आंसर है कुछ भी नहीं। बच्चे लोग खुश, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वाओ, हम तो एक खाली डब्बा बना के छोड़ देंगे, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के ऊपर अभी बहुत सारी रिसर्च एक्टिविटीज चल रही हैं, पर अभी कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, बस कुछ इंफॉर्मेशन है। वैसे तो आपके अनुसार जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अनुसार वो इंफॉर्मेशन तो बहुत बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है, लेकिन अभी तक जो इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी एग्जैक्टली वैसी नहीं मिल पाई है। पर उसमें से थोड़ी सी बात मैं आपको बता देता हूं, आपके सिलेबस के अनुकूल, आपके उम्र के अनुकूल, आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। देखो, सबसे पहले वीक न्यूक्लियर फोर्स की आपको डेफिनेशन बतानी है कि जो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है ना, तो ये फोर्स बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लगता है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है। पर ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं कौन से, वो भी तो बताना पड़ेगा।
तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स विच आर एमिटेड आउट ड्यूरिंग radioactive decay of radioactive एलिमेंट या सब्सटेंस। ये डेफिनेशन को नोट कर लो। ये जो रेडियो एक्टिविटी होती है ना, तो रेडियो एक्टिविटी के दौरान जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स निकल के बाहर आते हैं, उनके बीच जो फोर्स लगता है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है। इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं, उदाहरण लिख लो। इसका एग्जाम्पल है कि जैसे जब बीटा डिके होता है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई रेडियो एक्टिविटी हो रही है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर आ रहे हैं और तेजी से भाग रहे हैं, तो ये जो बीटा डिके होगा, है ना, बीटा पार्टिकल्स निकल के आएंगे, तो बीटा डिके के समय जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो पार्टिकल्स, इन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक है, अब तो ये डेफिनेशन समझ में आ गई है ना। ओके, सो फोर्स बिटवीन डिस्क्रीट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड डिस्क्रीट पार्टिकल न्यूट्रिनो इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूट्रिनो क्या होता है आपको आगे के सिलेबस में बताया जाएगा। जब रेडियो एक्टिविटी होती है तो इस तरह के पार्टिकल एमिट आउट होते हैं, इनके लक्षण क्या हैं वो आपको वहां पर पता चलेंगे। हाल फिलहाल ये एग्जाम्पल में नाम ध्यान रख लो, आगे बताएंगे। देखो बच्चों, इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताऊं मैं आपको, वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। तो इसके लक्षण में हम क्या बता सकते हैं, तो देखो लक्षण में बता दो कि ये एक ऐसा फोर्स है जो कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जब रेडियो एक्टिविटी होती है तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो उत्सर्जित होते हैं, एमिट आउट होते हैं, तो उनके बीच लगता है ये फोर्स। और इसका आप रेंज बता दो, बहुत छोटा रेंज होता है, इसका रेंज होता है 10⁻⁻18 मीटर। ठीक है, इसकी रेंज बता दो आप, इस रेंज का होता है। ठीक है, अगर कोई भी ये दो एलिमेंट्री पार्टिकल एक दूसरे से 10⁻18 मीटर से ज़्यादा दूर हो गए, सेपरेशन ज़्यादा हो गया, तो उनके बीच वीक न्यूक्लियर फोर्स नहीं लग पाएगा। अब देखो बच्चों, ये मैं लिखता हूं इलेक्ट्रॉन, ये लिखता हूं मैं न्यूट्रिनो। देखो बच्चों, इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है, इस फोर्स को कोई कैरी करता होगा। यहां पर जो फोर्स कैरियर है वो है बोसोन्स। जो ये बोसोन्स पार्टिकल होते हैं ना, ये बोसोन पार्टिकल्स, ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, यहां पर जो ये एग्जांपल दिया है उसके अनुसार इन दोनों के बीच फोर्स कैरियर का काम करता है। कौन? बोसोन। ठीक है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हुए हम क्या करते हैं कि जो ये अभी हमने अलग अलग टाइप के फोर्सेस देखे ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इनको हम इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। देखो बच्चों, अभी तक हमने जो ये चार फोर्सेस के बारे में पढ़ा, इन चार फोर्सेस इनको हम इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ देखते हैं। ठीक है ना। तो देखो, अगर मैं रेंज की बात करूं सबसे पहले, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ये इनफाइनाइट रेंज का होता है थियोरेटिकली। ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, इसका रेंज होता है 10⁻⁻18 मीटर। इलेक्ट्रिकल फोर्स का रेंज भी इनफाइनाइट होता है थियोरेटिकली। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का जो रेंज होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है। अगर मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करूं तो रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है, अगर मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करूं तो देखो, मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखता हूं। अगर मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को मैं 1 यूनिट मान लूं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के मुकाबले 100 गुना कम होता है। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं 10⁻²। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की तुलना करूं वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए, तो
वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ना वो स्ट्रॉन्ग, उसकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के मुकाबले 10 टू दी पावर 13 टाइम्स लेस होती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर 10 टू दी पावर -13 लिखा है। और अगर मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की तुलना कर लेता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स के सामने, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को मैं अगर एक यूनिट मान लूँ, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ जाएगा 10 टू दी पावर -38, 10 टू दी पावर -38। ठीक है, इसको कुछ उल्टा समझते हैं। देखो, ये मैंने जो आपको बताया कुछ और तरीके से समझो। एक काम करते हैं, देखो सभी तरफ है ना 10 टू दी पावर -38 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब ये हुआ, सॉरी 10 टू दी पावर 38 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स को एक मानते हो, एक यूनिट, तो इसका मतलब ये होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है ना वो 10 टू दी पावर 36 टाइम्स ज़्यादा होता है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो 10 टू दी पावर 38 टाइम्स ज़्यादा होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर आप एक यूनिट मानते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले इलेक्ट्रिकल फोर्स 10 टू दी पावर 36 टाइम ज़्यादा होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10 टू दी पावर 38 टाइम्स ज़्यादा होता है। फिर से, ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को एक यूनिट मानता हूं तो इलेक्ट्रिकल फोर्स 10 टू दी पावर 36 टाइम्स ज़्यादा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10 टू दी पावर 38 टाइम्स ज़्यादा है। अच्छा, अब बात आती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो देखो, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ना वो 10 टू दी पावर -18 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर, मैं इसको एक मान रहा था ना, तो मैंने सब तरफ 10 टू दी पावर 38 से मल्टीप्लाई किया था, तो मुझे इसको कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा 10 टू दी पावर 20। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10 टू दी पावर 20, ये ओके 18 नहीं है, ये 13 है, ओके ये -13 है, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो 10 टू दी पावर 25 यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा। तो इस यहाँ पर चेंज कर लो आप ये। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को एक यूनिट माना जाए तो वीक न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले 10 टू दी पावर 25 टाइम्स ज़्यादा है। वाह, बादल गरज रहे हैं, मेघ बरसने की अभी पूरी संभावना बन रही है, सुहाना मौसम है, मोर, गुजराती में बोलते हैं टहूका कर रहे हैं मोर, है ना, मधुर आवाज़ उत्पन्न कर रहे हैं। ओके, बहुत बहुत आनंद आ रहा है ये प्रकृति में जो ये साउंड क्रिएट हो रहा है उसको सुन करके। तो बच्चों, ये हमने कंपैरिजन भी कर लिया है, और कंपैरिजन के बाद में अब हम यहाँ पर विराम देते हैं, और साथ ही साथ नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम आगे का एक बहुत छोटी सी चीज़ें जो डिस्कस करने के लिए रह गई हैं उन्हें हम डिस्कस किए लेते हैं। अब जो बच्चे जिनके पास में नोट्स हैं वो नोट्स लेकर के बैठा करें, और जिनके पास नहीं है वे नोट्स मंगवा सकते हैं। कुछ सैंपल प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये मोबाइल नंबर है, फ़ोन नहीं करना है बच्चों, केवल और केवल संदेश ही भेजना है, मैसेज ही भेजना है। आपको चाहिए तो फिजिक्स नोट्स ऐसा लिख करके यहाँ पर आप मैसेज भेज सकते हो। तो यहाँ पर कथा विराम लेती है, और आगे एक छोटा सा पार्ट बच गया है इसी चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड का, तो उसको हम पूरा करते हैं, और उसके बाद में आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट में। हमारे साथ में बने रहिए। और आपका जो पूरा सिलेबस है, जो बच्चे NCERT पढ़ना चाहते हैं और जो बच्चे साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव टेस्ट देना चाहते हैं नीट के लिए, जी के लिए, तो सभी बच्चों को सभी मटेरियल उपलब्ध करवाने की पूरी यहाँ पर प्रयास है। तो विराम लेते हैं बच्चों। नमस्ते, जय श्री राम।